इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज्यादा राजीव देखता रंजन हूं। का। राजीव जी का मैं इनका रोल करना चाहूंगा। ये माहौल क्या है? ये नाम कहाँ से आया? कैसे शुरू हुआ? मतलब यूं ही शुरू हो गया जैसे ये शो चलता है, या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? ये नाम कैसे आया? मैंने जहाँ भीड़ देखी और मैं उतरा और मैंने बात शुरू कर दी। अगर किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसकी सारी की सारी बात वैसे ही चैनल पे चलाई थी और मेरे चैनल ने, संस्थान ने मुझे इतनी आज़ादी दी कि मैं ये प्रयोग कर सका। मैं ट्रोल हो रहा हूँ कि वायरल हो रहा हूँ, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे खुशी ये होती है कि मेरा ही वीडियो चल रहा है सबसे ज़्यादा। मन की बात करने का काम नहीं है जर्नलिज्म ना, जन की बात करने का काम है। तो मैं जनता जो बात कह रही है, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, जो वो कहती है, वो मैं वैसे ही दिखाता हूँ उसमें। सड़क पे चलने वाला आदमी हूँ, मेरा हर शो में मैं पसीना पोंछता दिखता हूँ, मेरी शर्ट पूरी भीगी रहती है। और बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके पसीना तो छोड़ दीजिए, मक्खी भी उनके चेहरे पे कभी नहीं बैठती। पैशन अगर प्रोफेशन बन जाता है तो आदमी उसको एंजॉय करता है। मेरा पैशन है ये, मैं रोज नए उत्साह के साथ जाता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ का पढ़ा व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो भी मुझे उसी तरह फ़ोन करके सुबह बोलता है कि क्या बे कहाँ हो। जो बेरोजगार होकर के दिल्ली रोजगार की तलाश में आए थे, तो यहाँ कुछ और बेरोजगार कमरा लेके तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के यहाँ बैग वैग रख दिया और इधर उधर फिरते रहते थे। कि ये वही पत्रकार है ना जो बीजेपी को 62 दिला रहा है। ये वही लोग ये थे जो वही पहले जातिवादी सवर्ण मानसिकता वाला पत्रकार है ना, इससे संभल के रहना। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग, इससे बच के रहना, ये निकरधारी है, छुपा संगी है। मैं करता तो हूँ सीरियस जर्नलिज्म, हाँ। मगर मेरे 45 मिनट के प्रोग्राम में 1.5 मिनट का कोई मजाकिया इंसिडेंट या 2 मिनट का, भाई कैरेक्टर तो मिलेंगे सोसाइटी में, हर आदमी तो सीरियस मिलेगा नहीं। हाँ। मैं तो लोगों के विचार जानने के लिए, इश्यूज जानने के लिए, ग्राउंड की रियलिटी जानने के लिए मैं ज़मीनी पत्रकारिता करता हूँ। अरे बहादुरगढ़ में तो रोज ही इतनी भीड़ लगी रहे। मैं भी ये सोचता हूँ कि ये मेरी पहचान ही नहीं, वीडियो जो वायरल क्लिप्स हैं हंसी मजाक वाली, इसी से ज़्यादा हो रही, इश्यूज पे ज़्यादा कम हो रही। अगर आपको किसी चीज़ में गड़बड़ लगता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन जनता को जानकारी भी तो पूरी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है हमारा काम पक्ष और विपक्ष दिखाना है जी, हमारा काम पक्ष बनना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पत्रकार और पक्षकार में यही फर्क है। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पत्रकारिता में रिपोर्टिंग के मायने बदल दिए। जो एक बना बनाया मानक था उसको उन्होंने तोड़ दिया, और वो जहाँ भी माहौल जानने के लिए जाते हैं वहाँ माहौल जमा देते हैं। माहौल कुछ इस तरह से जमाते हैं और इस तरह से जमाया उन्होंने कि हिंदुस्तान में चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी, उनकी रिपोर्टिंग की चर्चा होने लगी। और ये बात जब मुंबई पहुंची तो मनोज बाजपेयी जैसे एक दिग्गज कलाकार ने ये कहा कि वो अपने फिल्म में राजीव रंजन सिंह का किरदार निभाना चाहते हैं, क्योंकि ये किरदार उनको इतना पसंद आया कि जब वो एक मंच पे बैठ कर के कुछ बोल रहे थे तो उनसे किसी रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि भाई आप न्यूज़ देखते हैं? तो उन्होंने कहा न्यूज़ तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे सामने जो बैठे हुए ये शख्स हैं इनकी रिपोर्टिंग मैं ज़रूर देखता हूँ, वो भी मोबाइल पर। इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज्यादा राजीव देखता रंजन हूं। का। राजीव जी का मैं इनका रोल करना चाहूंगा। तो आज मैं उन्हीं से बात करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जब पत्रकारिता शुरू हुई थी और आज जो पत्रकारिता का दौर है वो कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। और इन्होंने 2-4 सालों के अंदर ये जो देसी अंदाज पत्रकारिता में लेकर के जब ये आए तो कैसे इतना ऊपर चले गए, क्या इनको पता था? क्योंकि आज तो ये पत्रकारिता चल जाती है, लेकिन अगर पहले ये पत्रकारिता करते तो प्रोड्यूसर और एडिटर ये कहते हैं कि ये रिपोर्टिंग तो नहीं जाने वाली है। और इसी रिपोर्टिंग ने, इसी देसी अंदाज ने आपको यानी कि राजीव रंजन सिंह को हिंदी रत्न की उपाधि और सम्मान भी दिलवाया। तमाम तालियां बजी और लोगों ने ये कहा कि रिपोर्टिंग अगर हो तो ऐसी ही हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको ये समय देने के लिए। मुझे पता है कि आप यहाँ से हरियाणा निकलने वाले हैं, लेकिन मेरे आग्रह पे आप आए तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत धन्यवाद कि आप बुलाए। ये माहौल क्या है और आज का माहौल कैसा होने वाला है? बिल्कुल जैसा हमेशा होता है, क्योंकि माहौल क्या है, में कुछ बनावट तो है नहीं, जो है वही सामने। ये मज़ेदार बात है कि मतलब आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और लेकर के आते हैं और लोगों को लगता ये होगा कि आप इस तरह का शो बनाए हुए हैं।
हाँ नहीं, लेकिन देखिए बात यह है कि टीवी पर जो लोग मेरे कार्यक्रम को देखते हैं वो क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कार्यक्रम में तकरीबन 2 लाख लोग पिछले करीब करीब 9-10 वर्षों में, 11 वर्षों में 2 लाख लोगों से एक मोटे अंदाज में मैं जितने एपिसोड्स हैं और एवरेज निकालता हूँ तो 2 लाख के आसपास लोगों से मैंने बातचीत की है। वो 2 लाख लोग मेरी एफिडेविट हैं। वो 2 लाख लोग जानते हैं कि मैंने उन्हें बुला के बात की, या वो अपने गांव के चौपाल पर बैठे थे, चाय की दुकान पे बैठे थे, समोसा खा रहे थे, या सब्जी मंडी में थे, या आलू मंडी में थे, या किसान मंडी में थे, या हापुड़ के वो गुड़ मंडी में थे। तो और मैं वहाँ उतरा, मैंने कभी किसी का नाम नहीं पूछा, मैंने जहाँ भीड़ देखी और मैं उतरा और मैंने बात शुरू कर दी। अगर किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसकी सारी की सारी बात वैसे ही चैनल पे चलाई, चाहे वो किसी भी नेता के विरोध में कही गई हो, समर्थन में कही गई हो, किसी पार्टी के समर्थन में कही गई हो, किसी पार्टी के विरोध में कही गई हो। मैंने कभी भी, और मेरे चैनल ने, संस्थान ने मुझे इतनी आज़ादी दी कि मैं ये प्रयोग कर सका। तो बात ये है कि ये वो सारे लोग जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को उन्हीं लोगों ने ज़्यादा लोकप्रिय किया अपनी माउथ पब्लिसिटी से। अच्छा, ये माहौल क्या है, ये नाम कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ? मतलब यूं ही शुरू हो गया जैसे ये शो चलता है, या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? ये नाम कैसे आया? देखिए हुआ ये, मैं एक आध जगह पहले भी इस बात का जिक्र किया हूँ, मैं सोशल मीडिया से पहले भी बहुत दूर रहता था और अब भी दूर रहता हूँ। हालांकि फेसबुक पर कभी कभी लिखता हूँ, ट्विटर भी मुझे पहले तो लगा कि इसमें रहने से आपको जानकारियाँ ज़्यादा मिलती हैं, अपडेटेड रहते हैं आप ट्विटर पे रहने से, क्योंकि बहुत, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसमें भी कूड़ा ज़्यादा आ गया। ट्विटर में भी अगर आप खोलें, लोग टैग करके मतलब आपको जानकारी मिलने की बजाय आप उसमें उलझते जाते हैं, तो मैंने इसका भी बहुत प्रयोग छोड़ दिया। पहले ऐसा शुरुआती दौर में लगता था कि नहीं, कहीं कोई घटना हुई तो ट्विटर पे जल्दी आ जाता है, किसी बड़े आदमी का रिएक्शन आ जाता है, कई वीडियोस, कई बात, तब तो ठीक था जी। अब जो है मुझे ट्विटर भी डिस्टर्बिंग लगता है। इसमें भी लगता है कि लोग खाली एक दूसरे की खींचातानी, अच्छा वो ट्विटर और सोशल मीडिया पे सक्रिय जो लोग हैं उन्होंने ये मान रखा है कि दुनिया वही चला रहे हैं। हाँ, ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसा उनको लगता माहौल है, वो मेरे इतने ट्वीट है, उनको टैग कर दिया, उनको ट्रोल कर दिया। एक बार ऐसा हुआ, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो देखता नहीं इतना ज़्यादा, न मेरे पास वक्त भी है, तो मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया कि पता नहीं किस बात के लिए, सर आप तो ट्रोल हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? ट्रोल हो रहे कहाँ, क्या? बोले ट्विटर पे सर आपके बारे में किसी ने ऐसा लिखा है, आपका कोई वीडियो ऐसा चल रहा है उसमें। मैंने कहा करने दो यार, कम मेरा ही चल रहा है ना। एक ट्रोलिंग का मजेदार किस्सा और सुनाऊं आपको? तो मैं ट्रोल हो रहा हूँ कि वायरल हो रहा हूँ, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे खुशी ये होती है कि मेरा ही वीडियो चल रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब वो लोग माहौल बनाने के लिए ट्विटर पे आते हैं, लेकिन लोग माहौल जानने के लिए आपके पास आते हैं। अच्छा, जो वो मुझे टैग भी करते हैं बहुत सारे लोग, हाँ। मैं जिनको जानता भी नहीं। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं अब जैसे मुझे प्रधानमंत्री नहीं जानते पर्सनली, मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कभी नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से कभी नहीं मिला हूँ। अब मैं कोई चीज़ के लिए या बिहार में कुछ कर रहा हूँ या यूपी में कर रहा हूँ तो उसमें ट्वीट करूँ कि ये आदित्यनाथ की ट्वीट, ये सब मेरे समझ में नहीं आता। क्यों ट्वीट करूँ? अगर मेरा काम अच्छा होगा तो उन तक पहुँच जाएगा। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। हाँ, आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे जी। मैं क्यों ट्वीट करूँ, उनको टैग करूँ? मैं तो उन्हें जानता नहीं। मैं सर्वेश को टैग कर सकता हूँ क्योंकि सर्वेश मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे साथ 15-20 वर्षों का संबंध है, मेरे आजमगढ़ जिले के। सबसे बड़ी बात, मैं सर्वेश को टैग कर सकता हूँ कि आप देख लें इसको। बाकी जिसको मैं पर्सनली मिला नहीं जाना, लेकिन ये फैशन क्या चला हुआ, वो 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग जो ट्विटर पर है जी, उसमें भी 95% तो केवल फॉलो करते हैं और कमेंट करते हैं। अपना उनका कोई मौलिक विचार नहीं है। वो ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं। तो मैं मतलब आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत काबिल लोग भी हैं जिनसे बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मिलती है, लेकिन 5 अच्छी जानकारी के लिए 95 कूड़ा कौन ले? अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं,
मैंने देखा बीच में मनोज बाजपेयी जी आपकी तारीफ कर रहे थे, उस शो में आप भी बैठे हुए थे, मतलब अनुराधा प्रसाद जी भी थी और वो बड़ी खुश हुई उस चीज़ को सुन करके। और मज़ेदार बात, वो क्लिप भी मनोज बाजपेयी जो देखे थे किसी और ने ट्वीट किया था उसको। क्या कहानी थी वो? नहीं, वो किस्सा क्या हुआ ये कि मैं तो बाहर ही ज़्यादातर रहता हूँ, ऑफिस बहुत कम जा पाता हूँ, ट्रैवल ही करता रहता हूँ। जो लोग मेरा कार्यक्रम देखते हैं उन्हें मालूम है कि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, तो ऑफिस कम जाता हूँ। उस दिन मनोज बाजपेयी जी आने वाले थे, हमारे संस्थान का आईजूम से एक मीडिया संस्थान है जी, वहाँ का कुछ ये कन्वोकेशन का प्रोग्राम था। तो जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हम लोग चैनल से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, मैं भी, मेरे पास समय तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कन्वोकेशन है तो चल गया। मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन भी थी, ऑफिस से आया भी था, जी, तो मैं संस्थान में काम करता हूँ तो मैं भी वहाँ गया। तो जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो अनुराधा जी जो हमारी सीएमडी और एडिटर इन चीफ हैं, वो बाहर, मतलब उनके रूम से मनोज बाजपेयी अच्छा आ रहे थे लोग मिल दोनों। करके वो जहाँ जिस हॉल में फंक्शन था उसमें जा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही मैं सामने पड़ा तो अनुराधा जी ने कहा ये राजीव रंजन है, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम करते हैं, माहौल क्या, बहुत इनका अच्छा प्रोग्राम है। तो अब वहाँ रहते, मैं सीनियर भी हो गया, तो उन्होंने ऐसे चलते चलते मुलाकात। मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ हैंडशेक कर, मैं कभी इसके पहले उनको नज़दीक से देखा नहीं था पर्दे के अलावा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। उनकी पहली फिल्म सत्या मैंने जब देखी थी, हाँ। मेरे एक छोटे भाई की तरह था, हॉस्टल में अभी कर्नल है, तो वो उसी के साथ देखी थी। तो मैंने उसको बोला था उस फिल्म में देखते वक्त ही हाँ। कि देख लेना ये आदमी एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा। वो पहली फिल्म थी। हमने कहा यार इंटरवल जब हुआ तो हमने कहा ये तो पूरी फिल्म भीखू महात्रे की है, हाँ देख लेना ये बहुत जबरदस्त। तो मैं उसी दिन से उनका फ़ैन हूँ, उनकी बायोग्राफी, मतलब उनसे रिलेटेड मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने मनोज बाजपेयी को नज़दीक से देखा। तो हाथ बढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इनको जानता हूँ। ये तो आपके लिए जबरदस्त बात नहीं तो ये सामान्य, अरे मुलायम सिंह जिससे मिलवाओ बोलो कि नेताजी ये कहे तो इनका परिचय तुम करवाओगे, और उससे कभी नहीं मिले रहते थे। तो उनकी स्टाइल थी, तो हम लोग बाद में जान गए कि जिससे भी मुलायम सिंह को कहोगे कि सर नेताजी ये सर्वेश है फला टीवी में, अरे यार अब सर्वेश का परिचय हमसे कराओगे, अब सर्वेश भी डिस्टर्ब की लग रहा है कि जानते हैं तो ये हमको उनकी नेताजी। स्टाइल थी। हाँ। उसी तरह एक्टर्स की या पब्लिक लाइफ में जो लोग भी रहते हैं वो इस तरह से कहते हैं अरे मैं जानता हूँ, और आप विजुअल मीडिया में हैं तो मैंने उसको बहुत ऐसे ही लिया। फिर फंक्शन शुरू हो गया, हम लोग बैठ गए, हालांकि उस दिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हमारे कलीग मानक गुप्ता सीनियर एंकर हैं जी, तो वो उन्हीं के साथ उनका सेशन था, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, जो वीडियो में है आपने देखा। हमको भी कुछ इस बात का अंदाजा नहीं था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वो एक नेचुरल वे में मानक गुप्ता ने सवाल पूछा कि आप न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद का वीडियो आप जानते ही है। तो उन्होंने कहा, तो मेरे लिए बहुत अचरज की बात थी, और जिस तरह से उन्होंने 5 मिनट डिफाइन किया मेरे प्रोग्राम को, बाद में जब सेशन खत्म हुआ उन्होंने कहा मैंने आपके बहुत सारे क्लिप्स और वीडियोस देखे, तब मैं समझ गया कि ऐसे कोई 1-2 एपिसोड देख करके या 1-2 क्लिप देख करके इतना डिटेल नहीं बता सकता कि मैं इनका रोल करना और चाहूँ। मजेदार बात, उन्होंने उसमें ये बोला था कि वो क्लिप जो पहली आपकी पाए थे वो ट्विटर पे ही पाए थे वो। हाँ, ट्विटर उनको उसके बाद वो आपके शो में घुसे थे, जाकर के देखे थे और उनको मजा आया था। अच्छा, एक आपको वाकया याद दिलाता हूँ, मजा आएगा आपको, क्योंकि उस समय मैं बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि भैया मैं आपको जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। आपने एक लाइन लिखी थी अब सफर खत्म हुआ वो वायरल हो गई और लोगों ने आपको शुभकामनाएं देना दे दिया शुरू कर दिया कि नए उसके लिए बधाई हो, और मैं जानता था आप एक अच्छे पत्रकार थे, बीजेपी ने आपको भी ले लिया, मोदी ने आपकी नौकरी भी खा गए, अब आपको न्यूज़ 24 छोड़ना पड़ेगा। खूब कमेंट मैंने पढ़ा था, याद है आपको ट्वीट? हाँ बिल्कुल। क्या वाकया था, क्या कहानी थी वो? ऐसा था, अच्छा मेरी ये फितरत है कि मैं लोगों को चौंकाने में मुझे मज़ा भी आता है। अच्छा। तो मैं अपना घर में भी ऐसा करता रहता हूँ। मेरे जो कैमरामैन है जो परमानेंट साथ रहते हैं, आप उनसे भी मैं ज़रूर कुछ न कुछ 2-4 दिन में ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे वो चौंक जाते, फिर मैं कहता अरे यार ये ऐसे ही है। तो मैं गया था पीछे जब ये इसी फरवरी की हाँ, चुनाव खत्म हुए थे। नहीं, मैं फरवरी में गया था। रांची और बिहार में बड़ा उठापटक थी। अच्छा, हाँ जब हाँ। इंडिया गठबंधन को छोड़ के जी नीतीश कुमार एनडीए में चले गए जी थे। जी जी जी। और फिर रांची में वो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन ये सब चल रहा था दोनों स्टेट में। जी तो बड़ी भागा दौड़ी थी जी। और सब कुछ ऐसे ही था।
तो एक दिन रात को हम गए थे अपने किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे और ऐसे ऐसे करके तो मैंने जो है तफरी में लिख दिया, आप सफ़र, सुबह की मेरी फ्लाइट थी, यही मेरे साथ कैमरामैन थे, अच्छा। तो सुबह की फ्लाइट थी, मैंने लिख दिया आप सफ़र खत्म हुआ। हालांकि मैं वही मैंने आपको कहा, मैं लिख दिया, काम खत्म हो गया। फिर वो कई मेरे पे वीडियो बन गए। हाँ, वीडियो बना। एक तो मैंने देखा एक आदमी ऐसे कह रहा था, एक पत्रकार था, वो गलियों में जाता था, जैसे लग रहा था मेरी ऑबिचुअरी में मर गया और मेरे बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। वो सच बोलता था तो ये हो गया था वो। भाई मैं आपको बताऊं, ये लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसा थोड़ी नहीं किसी सरकार के विरोध में या किसी नेता के विरोध या समर्थन, मैं क्या कर रहा हूँ, जनता जो बोलती है मैं उसको, पत्रकार का काम क्या है? सही बात। जन भावनाओं को आप जगह न देकर अपने विचारों को स्टूडियो में बैठ के जनता पे थोप रहे हैं। मन की बात करने का काम नहीं है जर्नलिज्म ना, जन की बात करने का काम है। तो मैं जनता जो बात कह रही है, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, जो उसके नेताओं, उम्मीदवारों, मुद्दों के बारे में जो उसके राय हैं, जो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर, या देश के विकास को लेके, या देश में डंका बजने को लेकर विदेशों में जो वो कहती है वो मैं वैसे ही दिखाता हूँ उसमें। कभी कभी एक तरफा भी हो जाता होगा, कभी कभी एक तरफा का आपने वो किया, जिक्र किया अभी तो उसमें इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें ये जोड़ देना चाहता हूँ, मैंने कई बार कई इंटरव्यू में ये बात कही है और आपके पॉडकास्ट में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं जब तक संस्थागत यानी किसी संस्था में नौकरी करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 में करूँगा। अच्छा। और अगर मैं न्यूज़ 24 छोड़ दूँगा तो पत्रकारिता छोड़ दूँगा, फिर मैं किसी दूसरे संस्थान में पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं करूँगा। ये मैंने कई बार कहा ये बात, और आज आपके पॉडकास्ट से ये भी बता दे रहा हूँ, न्यूज़ 24 मेरा आखिरी संस्थान है। जब तक हूँ इसी में हूँ, इसको छोड़ के कभी नहीं जा सकता, और गया तो फिर मैं किसी चैनल या किसी संस्थान में नहीं जाऊँगा। इतनी बड़ी वजह, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब अभी पत्रकारिता का बहुत टाइम आपके पास बचा हुआ है, लोग पद के लिए भागते हैं, आपका जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह की पॉपुलरिटी है, लोग चैनल में एडिटर इन चीफ की जगह खोजते हैं, बड़ी केबिन खोजते हैं, गाड़ी खोजते हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब इसके बाद कहीं जाएंगे नहीं। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ ना, ये जो मैं लिखता पढ़ता हूँ इस पर न जाएं। ये तो कई बार मजाक के तौर पे भी करता हूँ, कई बार मान लो मन में गुस्से की वजह से भी कर देता हूँ। उस समय भावना तिरेक में मैं कुछ भी लिखूँ पढ़ूँ ये अलग बात है। मेरा ऑन रिकॉर्ड ये कहना, और मैं कई बार कह चुका ये बात, एक और आप ही की तरह साथी थे, वो मेरे साथ शो किए, वो बहुत फेमस भी हैं, मगर मेरा वो पोर्शन उन्होंने एडिट कर दिया। अरे, तो वो नहीं शो में आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम एक जगह तो ये बात, ये माहौल क्या है की तरफ बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, तो ये बात जाए। मैंने हमेशा ये बात कही, उसका कारण ये नहीं है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं या कोई ऐसी बात है। उसका कारण ये है कि आज आप मुझे यहाँ ले आके जो बैठाए हैं, ये लिबर्टी, ये आज़ादी मुझे न्यूज़ 24 ने दी, और इतना भरोसा मेरे ऊपर किया है, तो मैं आजीवन उसका ऋणी हूँ। संस्थान ने मुझे नहीं निकाला तो मैं ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे पैकेज के तौर पर, सुविधा के तौर पर, पैसे के तौर पर यहाँ से मिलने वाली राशि का या जो व्यवस्था, इसका 10 गुना भी ऑफर कोई कर दे। क्योंकि मैं मानता हूँ जीवन में लॉयल्टी से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती, और ये लॉयल्टी मेरी न्यूज़ 24 के लिए है, और शायद ये आप रेयर सुनेंगे। मैं कह नहीं रहा हूँ, इस पर अमल करके दिखाऊंगा भी। अच्छा, जितने चैनल के लोग सुन रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे काश राजीव रंजन सिंह हमारे चैनल में होते, क्योंकि अब आप एक एसेट है, आप एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, ये आपको भले न लगे, आपका बड़पन, आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि न्यूज़ 24 के बाकी प्रोग्राम और चैनल की टीआरपी एक तरफ, माहौल क्या है कि टीआरपी एक तरफ, तो कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक बन गए हैं आप। नहीं, उन लोगों को पता नहीं है। अगर आप टेबल देखेंगे तो हमसे अच्छी टीआरपी वाले भी हमारे चैनल में प्रोग्राम है, पहली बात। यूट्यूब व्यूज़ में भी देखेंगे तो हमसे अच्छा यूट्यूब व्यूज़ भी हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा आते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हमेशा मेरा ही आता है या हमेशा दूसरों का आता है, मेरा भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनडाउटेबली और 52 वीक हम ही नंबर 1 पे रहते हैं, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, ये जो मैं बात कह रहा हूँ चैनल के साथ मेरी संबद्धता का, उसका टीआरपी और लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं।
और तीसरी बात जो लोग कहते हैं कि बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है, ये है वो, मैं ये कहता हूँ मुझसे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों में मुझसे 100 गुना, 20 गुना, 50 गुना लोकप्रिय पत्रकार हुआ करते थे। वो आज कहाँ हैं? मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय और जाना पहचाना चेहरे, सेलिब्रिटी स्टेटस के एंकर्स अभी भी हैं, जिनके सामने मेरी कोई औकात नहीं। मैं तो सिंपल आदमी हूँ, सड़क पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरा हर शो में मैं पसीना पोंछता दिखता हूँ, मेरी शर्ट पूरी भीगी रहती है। और आपको बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके पसीना तो छोड़ दीजिए, मक्खी भी उनके चेहरे पे कभी नहीं बैठती। बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जरूर है कि इतनी भीड़ में एक कार्यक्रम ये भी है जिसकी लोग चर्चा करते रहते हैं, और बीच बीच में ऐसे लोग चर्चा कर देते हैं जिससे ज़्यादा चर्चा हो जाती है। जैसे मनोज बाजपेयी ने कर दिया, मान लीजिए एक पुरस्कार मिल गया, कभी कोई क्लिप मेरी वायरल हो जाती है, उसको लेकर के लोग करते हैं। तो बस सिर्फ इतना ही है। मैं इसमें कहीं जमीन छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ कि आपके चढ़ाने से कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चढ़ा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसको मनोज बाजपेयी पहले कह चुके हैं। मनोज बाजपेयी ने यही कहा, वो सेलिब्रिटी कोई पत्रकार होता तो मनोज बाजपेयी जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो खुद सेलिब्रिटी हैं और पूरा दुनिया घूमते हैं वो। उन्होंने कहा, जब उन्होंने आपके किरदार निभाने की बात की तो भी उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राजीव रंजन सिंह का किरदार निभाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है जब ये चौराहे पे खड़ा होता है तो उन चौराहे के लोगों में मिक्स हो जाता है और वो लोग अपने बीच में जिस पत्रकार को पाते हैं उसको अपना समझते हैं। ये वजह थी मेरे कहने की। खैर, अभी एक आपको सम्मान मिला है, हिंदी रत्न सम्मान। क्या है, कैसे मिला और कैसे मिलता है, किन लोगों को मिलता है ये? देखिए, गोविंद व्यास जी सुन रहे होंगे तो मैं हर चीज़ सच सच बोलता हूँ। गोविंद व्यास जी हिंदी भवन के मंत्री हैं, वो कवि भी हैं प्रख्यात अपने ज़माने में। इस वक्त वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 दिन। तो हुआ ये कि एक मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ जी, तो व्हाट्सएप कॉल पे आया 2-3 फ़ोन। जी, मैंने देखा जब, तो मैंने उस कॉल को कॉल बैक किया। अच्छा, तो वो बहुत अस्वस्थ हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और मुझे बताया, तो मैं उनको जानता था। हिंदी भवन में मैं जानता इसलिए भी था, उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बता दूं। पहले वही किस्सा बता देता हूं। जी, मैं 4 बार, आप तो जानते ही हैं, सिविल और ये सब देते, बहुत उम्र के दूसरे पड़ाव पे आ गया था। जिस उम्र में लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीनियर पत्रकार हो जाते हैं, उस उम्र में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंट्री ली थी, मतलब 30 बरस के आसपास, क्योंकि मेरे सिविल के एग्ज़ाम्स सब खत्म हो गए थे और मेरा शौक था जर्नलिज्म का। मैं बहुत पहले आईएमसी में एडमिशन लेके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा आईएएस में सिविल के प्रीलिम्स में हो गया, तो मैंने मेंस देने के लिए आईएमसी छोड़ दिया बहुत पहले। तो मेरा शौक था कि मैं पत्रकार बनूं, लिखने पढ़ने का। तो हम लोग बेरोजगार होकर के दिल्ली रोजगार की तलाश में आए थे, तो यहाँ कुछ और बेरोजगार कमरा लेके तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के यहाँ बैग वैग रख दिया और इधर उधर फिरते रहते थे। तो हमारे एक सीनियर थे जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हुए थे तुरंत। तो वो नए नए आए थे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। तो वो 2-3 वर्षों में ही, 4 वर्षों में यहाँ के तमाम टीवी चैनलों और पत्रकारों से बड़ा उनका रास्ता अच्छा हो गया था जी। तो हम लोगों ने समझा कि घुसने की यही सीढ़ी हो सकती है। इनको ठीक है, जुगाड़ जो होता है अपना। इनको पकड़ के किसी चैनल अखबार में फ़ोन कराया जाए। तो उनको फ़ोन पे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा शाम को आओ हिंदी भवन अच्छा कार्यक्रम। ये मतलब मुझे लगता है कि 2 दशक 24 साल पहले की बात है। 2.5 दशक पहले की बात है। तो उसी हिंदी भवन में हम अपने एक मित्र के साथ गए और हमारे ही एक सीनियर की किताब का वहाँ कुछ था कार्यक्रम, पूरा याद है। तो जब हम लोग चलने लगे तो मैंने उनको कहा कि अरे सर, अब हम लोग भी दिल्ली आ गए हैं, कुछ नौकरी चाकरी का मीडियम देखे होखेंगे। तो उन्होंने कहा पहले रहने का था, दिल्ली में व्यवस्था कर लो। कहाँ रुके हो? तो मैंने कहा अबे कमरा वमरा लो, इतना जल्दी मीडिया में थोड़ी नौकरी मिल जाती है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक का बूम था। तो आदमी ऐसे ही कहता, हमसे भी कोई नया लड़का आता है तो हम उससे यही बोलते हैं कि अरे यार रुको, तुम बायोडेटा भेजो। अच्छा, हम लोग का बायोडेटा था क्या? राजीव रंजन सन ऑफ फला, एमए पॉलिटिकल साइंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काम खत्म। तो हम कभी बनाए भी नहीं थे। कोई सिविल सर्विसेज भी नहीं दिया कभी, मतलब सिविल सर्विसेज में जरूरत नहीं, किसी प्राइवेट
कंपनी में कभी अप्लाई करना हो तब तो बायोडाटा, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो तब तो बायोडाटा। ये अंदाज पुराना है मतलब। हाँ, तो ऐसे ही था। तो हम लोग क्या उसमें लिखते, क्या क्या बायोडाटा, कोई पूछे कि बायोडाटा क्या, तो क्या लिखें। हाँ। तो मुझे वही याद आया कि बताओ, इसी हिंदी भवन में उन्होंने मुझसे ये कहा था। फिर उसी हिंदी भवन से, चूंकि मुझे वो हिंदी भवन याद था, फोन आया, तो उन्होंने कहा राजीव जी हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा। और ये पुरस्कार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, तो जो इलाहाबाद में रहा, वो पीडी टंडन को जानता है कि उनकी शख्सियत क्या थी। हाँ। उनके जन्मदिन पे देते हैं और 1 लाख रुपए देते हैं और सरस्वती प्रतिमा देते हैं। अखबार में भी छपा था कि आपको 1 लाख रुपया मिला है। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपने किसको फोन लगाया है? बोले आपको। मैंने कहा नहीं, नाम मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ, कहीं गलत आदमी को तो आपने फोन नहीं लगा दिया? उन्होंने कहा नहीं भाई, माहौल क्या है वाले राजीव रंजन को मैंने, और हमने, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं आपका कार्यक्रम बहुत देखता हूँ और जब आपने पत्रकारिता में एक नया प्रयोग ये हो। मैंने उनसे कहा कि सर बहुत सादर आपका धन्यवाद कि आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन आप अपनी निजी पसंद को अपने पुरस्कार में तब्दील न करें। आपके और भी ट्रस्टी होंगे, आपकी और भी ज्यूरी होगी, आप उन लोगों से चर्चा कर लें, और मैं इस सम्मान के कतई हकदार नहीं हूँ। आप किसी और को देख लें, कोई काबिल आदमी को दें, मेरे चक्कर में कहाँ पड़े हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 6 बजे फलां तारीख को आइए। फिर मैं हिंदी भवन गया तो वो पूरे ट्रस्टीज़ वहाँ पे बैठे थे सब लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, हमने तो ये बहुत पहले का तय कर रखा है। अच्छा। और हम बहुत पहले तय कर लेते हैं, नंबर आपका बाद में मिला, आपसे संपर्क बाद में, तय हमने पहले से किया, और इसमें पूरे सारे लोगों का सर्वसम्मत निर्णय है, तो आप इसको स्वीकार करें। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं संस्थान में काम करता हूँ और इसके लिए मुझे अपनी संस्थान की मुखिया से इजाज़त लेनी होगी, आप पहले उनसे बात कर लें। अच्छा, आपने ये भी बोला? मतलब सम्मान आपको व्यक्तिगत मिल रहा था, लेकिन आपको चैनल से इजाज़त लेनी पड़ेगी? हाँ, मैंने नहीं, उनको बिना बताए तो कैसे कर सकता हूँ? मैं एक संस्थान का हिस्सा हूँ, मैं कभी भी संस्थान से बड़ा नहीं हो सकता। न्यूज़ 24 से राजीव रंजन कभी बड़ा नहीं हो सकता, मैं उसका एक हिस्सा हूँ जी। तो इसलिए मेरे पुरस्कार ग्रहण करने की जानकारी मेरी सीएमडी और एडिटर इन चीफ को सबसे पहले होनी चाहिए। अगर वो कहेंगी तो मैं लूँगा, नहीं कहेंगी तो मैं रिजेक्ट करूँगा। क्या बात है। लेकिन खुशी की बात है, उन्होंने मुझे जब दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जितनी खुशी आपको नहीं हुई, उससे ज़्यादा खुशी अनुराधा जी को हुई, और वो भी गई थी और सम्मान। उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगी। ओहो, क्या बात है। तो वो खुद आई भी, आप देखे होंगे। हाँ, मैंने देखा, वो प्रोग्राम देखा, वो तो उस पर भी चला है। अच्छा, आपकी बड़ी गजब की बात है, आप खुद से अपनी तारीफ करते नहीं, कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उसको रोक देते हैं। और एक बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपने अपने जीवन में अभी तक कभी किसी संबंधों का यूज़ नहीं किया, किसी पॉलिटिकल लीडर का यूज़ नहीं किया। आपके साथ के तमाम आईएएस और आईपीएस इस फील्ड में हैं, आप जहाँ जिस शहर में जाते हैं लोग आपको मिलते हैं, लेकिन आप अपने संबंधों का कभी यूज़ नहीं करते। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ दिन रिपोर्टिंग की है। मेरा जीवन में ये मानना है कि आदमी को रिश्ते मजबूत रखने हैं तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए जी। और रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, उसमें पद और पैसा प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। मेरे साथ का पढ़ा व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो भी मुझे उसी तरह फ़ोन करके सुबह बोलता है कि क्या बे कहाँ हो। जो बल्कि जो आईएएस हो गए हैं, जो वो थोड़ा सहज, और लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जो आईएएस भी हैं अभी और जिलों के कलेक्टर भी हैं, तो मैं अगर उनको फ़ोन करता हूं तो मुझे कहते हैं और साहब क्या हाल है बे। तो वो अंदाज इसीलिए है कि मैंने आज तक अपने किसी सरकारी अधिकारी जी। जो कि आरटीओ भी हैं, कमिश्नर भी हैं, आईएएस भी हैं, सब सुन भी रहे होंगे, कप्तान भी हैं, सीओ भी हैं, मतलब हर तरह के हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, सभी पार्टियों में। हाँ। लेकिन कोई एक आदमी, आप सिंगल, मंत्रियों की तो फौज है जो मेरे मित्र हैं, एक सिंगल आदमी इस धरती पर खड़ा कर दीजिए जिससे मैंने कहा हो कि मुझे एक गेस्ट हाउस बुक कर देना, या मेरे लिए गाड़ी भेज देना, या इसका ट्रांसफ़र कर देना, ये मेरे मौसी के लड़के के दामाद का बड़ा भाई है, ये कर देना। कभी मैंने किसी से इस तरह का नहीं। हाँ, मैं गया उनके घर में खाना खाया, वो आए तो मेरे घर में खाना खाया, मैं गया उन्होंने मुझे किसी रेस्टोरेंट होटल में खाना खिला दिया, वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें किसी रेस्टोरेंट में,
वो रिश्ता बराबरी का है। इसीलिए मेरे दोस्तों के संबंध, क्लास फर्स्ट में जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं। क्या बात है। और वो एक दो नहीं है, हाँ, वो एक दो नहीं है कि कोई एक दोस्त था वो 1 दर्जन से ज़्यादा हैं जो फर्स्ट में पढ़े थे और अभी भी हैं। इसीलिए फेसबुक अकाउंट बनाने वक्त एक जो हमारे कैमरामैन थे अहमदाबाद के, उन्होंने कहा सर फेसबुक अकाउंट बनाइए। मैंने कहा क्यों? तो बोले इसमें पुराने लोग आपको खोज लेते हैं, मिल जाते हैं। मैंने कहा सब पुराने तो मेरे रोज के टच में है तो मैं किसको खोजूंगा फेसबुक पे? सोशल मीडिया का मायने ही बदल दिया आपने। नहीं, क्या क्यों? भी सोशल है? नहीं, मुझे क्यों जानकारी दूसरे की चाहिए बताइए? क्यों मेरे 5000 फॉलोअर होने चाहिए और मैं उनसे मैसेंजर पे बात करूं? अरे भाई मेरा जो दोस्त है सबके नंबर मुझे याद है। एक बात, सेव्ड नहीं है, याद है। अच्छा, जो मेरे फर्स्ट से लेके यूनिवर्सिटी तक दोस्त हैं उस सबके नंबर मुझे याद हैं। जबकि इस जमाने में, डिजिटल के जमाने में, हर आदमी मोबाइल का आदी हो गया, सेव कर लो। आप कहें तो अभी मैं 10-20 मिला के दिखा भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी यात्राएं करते हैं आप, शो करते हैं, जगह जगह जाते हैं, इस रिश्ते नाते को, परिवार को, इन सबको मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए ये सब वो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, लोग फोन करते हैं, पहले के पत्रकार भी ऐसा करते थे और दिल्ली बम्बई बड़े शहरों के लोग यही काम करते हैं। गांव से आदमी आया, उसका प्रोफाइल नहीं है, वो उससे आपको कोई ज़रूरत है, उसने फ़ोन किया, अभी तुमको करते हैं मीटिंग में है। दुनिया की कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो होती है जिसमें आप अपने पुराने आदमी को ये ना कह सकें कि यार, वो मीटिंग ही में रह जाते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो हाँ। चाय पीते रहते हैं, वो कहीं सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम, अब जैसे ही उनसे ऊपर वाले का फोन आ जाए, यस सर 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 सर, तुरंत वही आदमी करने लगता। मैंने आपको क्या बोला, पद पैसा प्रतिष्ठा के हिसाब से आप आदमी को जज करते हैं, उसको रिएक्शन देते हैं। तो इसमें मैं तो सबका फ़ोन उठाता हूँ, मतलब मेरे जो परिचित लोग हैं और सबके संपर्क में हूँ। मेरे हॉस्टल टाइम के, मेरे तो ऐसे जूनियर, जब मैं हॉस्टल छोड़ के चला आया, मतलब जब मैं हॉस्टल में गया था, आप समझिए, मतलब हॉस्टल से तो छोड़ के मैं 24-25 साल पहले आ गया। जब मैं हॉस्टल में था, जो लड़के पैदा हुए उस वक्त अपने अपने घरों में, हाँ। और जो हॉस्टल चले गए बाद में, हाँ। उन्हें पता चला कि राजीव रंजन सर इसी हॉस्टल के हैं। ऐसे 20 दिल्ली में लड़के हैं जो सुन रहे होंगे, जो मेरे हॉस्टल में रहते वक्त अपने घर में पैदा हुआ, वो मेरे घरों को अभी भी आते हैं। मेरा तो उनसे हॉस्टल का कोई रिश्ता नहीं है। आप एक नेता हैं, एक तरह से देखा जाए तो। नेता नहीं है, एक फीलिंग है। नेता तो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता से एक ही फायदा ना जर्नलिज्म का, कि आपका एक्सेस है जी, आप किसी के यहाँ पहुंच सकते हैं। तो वो एक्सेस की मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक। अच्छा, कभी आपने सोचा कि मतलब इस तरह का माहौल आपके आसपास बन जाएगा? आपने कभी, मुझे लगता नहीं कि ये बनाने की कोशिश की होगी, ये ऐसे तैयार, ये क्या तो जब मानते हैं? आप बुलाते हैं, शमदीस ने मुझे कहा कि मैं आप पे एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। मैंने तो आज तक सब सेलिब्रिटीज़ का बनाया है, और पहले जर्नलिस्ट आप हैं और आखिरी शायद होंगे, मैं आप पे बनाना चाहता। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि वो क्या करने आ रहा है। मैंने ऐसा क्या किया? आपने भी मुझसे कहा कि भैया आप आइए पॉडकास्ट करते हैं, तो मुझे कोई उसमें ये नहीं है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। मैं बिजी वास्तव में बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझसे कहा, यह आपका बड़प्पन है। मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, और मैंने आपको रूटीन बताया ही, मैं रोज़ 200-250 किलोमीटर, आजकल हरियाणा में हूँ तो यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, गांव देहात घूमता हूँ। मेरे प्रोग्राम को जो लोग लोकल लेवल पे देखते हैं, अगर मैं सोनीपत से कर रहा हूँ, अगर मैं रोहतक से कर रहा हूँ, सिरसा हिसार से कर रहा हूँ, तो सिरसा हिसार वाले समझ जाते हैं कि मैंने कितना ट्रेवल किया है। मैं एक चौराहे पे खड़े होके या कहीं पुलिस से परमिशन लेके वहाँ गाजा बाजा बना के स्टैंडी और भीड़ और पार्टियों के प्रवक्ता बुला के तो एक जगह करता नहीं हूँ। उस शहर और उस जिले के लोग भी जानते हैं कि आदमी कम से कम 80 किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर चला है, क्यों मैं बाजार का भी नाम लेता हूँ, मैं सब कुछ। तो वो टाइम तो लगता है उसमें, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके दर्शकों भी
पैशन अगर प्रोफेशन बन जाता है तो आदमी उसको एंजॉय करता है। मेरा पैशन है ये, मैं रोज नए उत्साह के साथ जाता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन जो है वो मेरा पैशन है। इसके अलावा मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ, खूब टहलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तरह तरह की सोसाइटी के लोगों से मुझे नया तरह का ज्ञान भी मिलता है, नई नई चीज़ें जानता हूँ। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, जिस तरह का प्रोग्राम आप करते हैं उसके लिए जब कोई स्टूडियो से एंकर निकलता है तो बड़ा गाजा बाजा, गाड़ी, मेकअप आर्टिस्ट और उसके साथ 4 लोग भीड़ जुटाने वाले, 4 लोग मैनेज करने वाले, 4 कैमरामैन सब जाते हैं और आप एक कैमरामैन, एक गाड़ी, एक ड्राइवर के साथ इतना बड़ा माहौल बना देते हैं। एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, अगर आपको याद हो तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि आप मंचों पे कब रिपोर्टिंग करना शुरू किए। इलाहाबाद शायद वो जगह थी और मैं भी वहाँ पे था और एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे और एक एंकर थे, बड़े एंकर थे जो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये हुआ कि किसको खड़ा किया जाए, प्रोग्राम तो बर्बाद हो जाएगा। तो एक नाम निकल के आया और वो था राजीव रंजन सिंह का। और मुझे लगता है कि वो आपका पहला ऐसा प्रोग्राम था जो आपने एक साथ कई लोगों के साथ किया था। मैं किस्सा बता रहा हूँ, ये बात है 2012 के यूपी चुनाव की जी और विधानसभा की जी। और वहाँ अनुग्रह नारायण सिंह, रेवती रमण सिंह, इन जैसे नेताओं को पैनलिस्ट बुलाया गया था जी। उस वक्त मैं जी न्यूज़ में था और जी न्यूज़ बड़ा चैनल है, वो लोग बड़ा लाइटिंग और ये वो स्टैंडी और जिमी जीप और सामने कुर्सियां वैन और इतना लाइट, एकदम फिल्मी स्टाइल, मतलब पूरी बिल्डिंग भी सजाई जाती है। उस तरह का सेटअप था। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे एंकर थे, हमारे वरिष्ठ, दुनिया उनको जानती। उनको आना था शो के लिए, तो फ्लाइट से उनको दिल्ली के लिए इलाहाबाद से फ्लाइट शुरू ही हुई थी उन दिनों। तो इलाहाबाद आनी थी, पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, वो बनारस उतरी और लेट हो गई। हाँ। और इतनी लेट हो गई कि बनारस से इलाहाबाद उन दिनों 3-3.5 घंटे लगते थे, रोड बन रहा था और शो शूट होना था 6 बजे, वो उतरे 5 बजे। सारे गेस्ट आ गए, सब कुछ आ गया, मैं उसमें कोई विकल्प नहीं था। आप रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे? मैं इलाहाबाद में उस वक्त चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहा था। हम दोनों एक ही होटल में रुके थे। हाँ, तो उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और ये हुआ कि सब सेटअप तो बन गया, तो कपड़ा तो मेरे पास था नहीं। मैं किसी दोस्त के घर गया, उसका जैकेट लिया हाफ, शाम को। हाँ। मुझसे कहा गया तुम ही करो। मैंने कहा ये अच्छा, मेरी दिक्कत क्या है कि मैं स्टूडियो में लाइट जलते ही मैं नर्वस हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि किसी स्पेशल जगह आ गया हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता स्टूडियो में। तो मैं तो वहाँ घबरा गया, न मैंने कभी डिबेट शो किया था, न कुछ किया था। 2012 की बात है और सामने 200 लोग बैठे हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, इन लोगों को मैं इलाहाबाद का पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूँ। रेवती रमण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, तो इन लोगों को स्टेज पे इनसे मैं क्या सवाल पूछूं। बड़ी तरह की दिक्कतें थी, लेकिन आपको नौकरी बचानी है गर्दन। नौकरी बचाने हम मशहूर हो गए। वो आप बताइए, फिर मैं तो बताता हूँ। नौकरी बचानी है, गर्दन फंसी है। अब ऊपर से बॉसेस का फोन आ रहा है, लाखों रुपए का सेटअप है, वो भी वैन लगी हुई है। मैं भी खड़ा हो गया और मैंने कर दिया। जब मैंने कर दिया तो लोगों ने, मेरे ऑफिस में भी लोगों ने कहा कि अब इसी से कराते। तो ये भी अच्छा विकल्प है। उसके बाद अब क्या है, ऐसी चीजों से मैं बहुत दूर भागता हूँ। उसके बाद मुझसे 2 शो कराया गया। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। फिर जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर जब बने थे तो उस समय फिर लखनऊ में गया, तो फिर मुझे 4 गेस्ट के साथ बैठा दिया और बोला कि तुम ही करो। मैंने कहा भाई मैं इससे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन तभी मैंने कर लिया था और लोगों को पसंद आया हो चाहे ना आया हो। मैंने पहली बार ऐसा हुआ था, तब हम लोग जब ऑफिस में बात होती थी, क्योंकि एक ही चैनल में थे, जब ऑफिस के लोगों से बात हुई तो ये पता चला कि उस समय की टीआरपी में सबसे ज्यादा टीआरपी उसी शो की आई थी। और जो आपका वो अंदाज था ना, पहली बार मंच पे निकल के आया था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको आज की रिपोर्टिंग का श्रेय उसको भी देना चाहिए, उस मंच नहीं को। हुआ क्या, देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी कितने बड़े हाँ। एंकर हैं, थे, उनका अनुभव, उनका, तो अब वो शो वो करते हैं और वो शो मैं। होता क्या है कि अब एंकर वो करते थे, होता क्या है कि जब कोई बड़ा एंकर या बड़ा ब्रांड या ऐसे कोई करता है ना, तो जो जूनियर आदमी आता है तो आधा तो वो ऐसे ही टेंशन में आ जाता है कि उतना बड़ा शो, नर्वस हो जाता है। दूसरी जो गलती क्या करता है आदमी, देखिए मेरे अंदर एक अच्छाई है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। मुझे आता है या नहीं आता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अच्छा करता हूँ, खराब करता हूँ, मुझे ये भी नहीं। मुझे 2 चीज़ है। एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है,
ये बड़ी बात विश्वास, मैं मुझे सामने आप बड़े जी। से बड़ा आदमी खड़ा कर दीजिए हाँ। जिसका दुनिया में बहुत ऑरा हो, मगर मैं उसके प्रेशर में एक सेकंड के लिए नहीं आ सकता। मैं उससे बराबरी पे ही बात करूंगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। मैं किसी से प्रेशर में नहीं आता, किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति से। पहली बात, वहां ये लाइट पानी से मुझे ये लग रहा था कि मैं यार पता नहीं कर पाऊंगा अच्छा कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। वो सब पहली बार और इतना देखा तो मैंने कहा कि यार ये लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अब करना है तो करना। और दूसरा, हाँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये बात थी। टीवी एंकरिंग स्टूडियो में बैठ के मैं कभी भी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं। तो माहौल न बने तब तक हाँ, माहौल जब का तक मजा नहीं हंसी आता। मजाक ना हो। पहले दूसरी बात, आदमी क्या करता है कि जैसे मान लीजिए किसी बड़े एंकर का या बड़े एक्टर का, या अगर आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलता है लकली या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, तो आदमी कोशिश उसी की तरह करने की करता है। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, उसी आदमी की तरह करने करने की की कोशिश करता है। मैंने प्रसून जी की नकल करने की कोई कोशिश नहीं। मैं जैसा हूं, जैसा था, मैंने पहला शो भी वैसे ही किया। और वही अंदाज आज तक है। हाँ, तो लोगों ने कहा यार तुमने तो बड़ा बातचीत के अंदाज में कर दिया। जैसे अच्छा, दूसरी बात, अनुग्रह नारायण सिंह और रेवती रमन सिंह के बारे में इलाहाबाद 10 साल रहने की वजह से मैं औरों से ज्यादा जानता था ना, जी। तो मैंने बहुत सारे किस्से कहानियां उसमें इधर उधर से जोड़ जाड़ के उनसे उगलवा लिया, तो वो लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए कि कई बार देखा जाता है ट्रोलर्स आपको ट्रोल करते हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। मैक्सिमम ये आरोप लगता है कि आप कांग्रेस का पक्ष ज़्यादा दिखाते हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। विपक्ष का। हाँ, विपक्ष का। कांग्रेस नहीं, एनटी भी। वो कभी आपका लगा देते हैं, कभी सपा का, कभी हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए ज़्यादा कहते हैं लोग। फिर कभी कभी ऐसी भी क्लिप आती है कि लोग बीजेपी वाले कहते हैं क्या शानदार पत्रकार, देखिए ऐसा सवाल पूछना चाहिए। कैसे हैंडल करते हैं इसको, और क्या मानते हैं कि आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है? तो एक पहली बात तो ये है कि ट्रोलर्स का तो मुझे पता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया को देखना मतलब आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। जी। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही और ठीक सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि आप विपक्ष के साथ अलाइंड हैं या विपक्षियों की बात करता है। सवाल ये है कि आपका पैमाना क्या है। जी। मैं ये मानता हूं कि दर्शक खुद ही चश्मा लगाए हुए हैं, वो खुद ही बटा हुआ है, वो खुद ईमानदारी से देखे। मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप किसी भी टीवी व्यूअर से पूछिए कि आप कौन सा चैनल देखते हैं या कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस मानसिकता का आदमी है। ये सही है, ये सही है कि सब बटे हुए हैं। तो आप खुद बटे हुए हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आप मेरा मूल्यांकन करने से पहले आप कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा चैनल और कौन सा कार्यक्रम देखने वाले आदमी हमको क्या कहेंगे। अच्छा, इतना अनुभव हो गया। मुझे मालूम है। दूसरी बात ये, देखिए मेरे प्रोग्राम में मैं अपनी कोई राय नहीं थोपता, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें कहीं जाता हूँ, अगर मैं वहाँ देखता हूँ तो उसको रिपोर्ट करता हूँ पॉलिटिकली। और दूसरी बात, मैं इलेक्शन में ज़्यादा कवरेज करता हूँ, तो जो मैं इलेक्शन में देखता हूँ तो मुझे जिस पार्टी का दिखाई देता है मैं उसकी बात करता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में 4 स्टेट में चुनाव हो रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ गया ही नहीं, तो मेरी एक भी क्लिप, एक भी बात आप छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में नहीं जान सकते। मैं 3 स्टेट गया, मैंने बताया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही है, लेकिन वो इंटरनल फाइट की वजह से और राजस्थान में एक जो परंपरा है हमेशा बदलने की, उसकी वजह से बीजेपी को जितना मैंने बोला था उसके आसपास सीटें मिली। मैंने तेलंगाना में बोला था कांग्रेस को जैसा लग रहा है मुझे इतनी सीटें मिल सकती हैं, तेलंगाना में मिली। छत्तीसगढ़ मैंने बोला नहीं। मध्य प्रदेश में मैंने बोला था कि कांग्रेस को सिंपल मेजॉरिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, ज़मीन पर ऐसा ग्राउंड है। और उसका पूरा कारण मैंने बताया था, ऐसे रप्पा टप्पा टाइप से नहीं कि आपको हर चैनल में और हर चाय की दुकान पर एक आदमी मिल जाएगा जो पुड़िया निकाल के देगा कि वोटिंग के दिन हमने 241 देखा था, बीजेपी को दिया था। उससे 40 सीट पूछ दो कहाँ है, या 10 उम्मीदवारों के नाम उनके लोकसभा सीट के हिसाब से पूछ दो तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे नंबर्स का एग्जैक्ट सही हो जाना बहुत लोगों का है। मैं हर बार अपने आकलन में सही हूँ ऐसा नहीं है,
लेकिन मैं आकलन करना छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं है। जब एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज भी गफलत में और गलत हो जाती हैं, जी। तो मैं अगर एक लोकसभा में 20-22 लाख वोट है, 10-12 लाख वोट पोल होते हैं, उसमें मैं एक दिन या 2 दिन या 4 दिन रह के 1500 या 100 लोगों से, कैमरे पर 50 लोगों से और विदाउट कैमरा 100 लोगों से मिल करके मेरा आकलन सही भी हो सकता है, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है। आप मेरा आकलन, मेरी रिपोर्टिंग मेरे प्रोग्राम से कीजिए, न कि मेरा आकलन सीटों के या सरकारों के इतनी आ सकती उसके हिसाब से कीजिए। हुआ ये कि जब मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है बताया, तो उस समय जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के अच्छे और बड़े नेता भोपाल में थे, उन सारे लोगों में ज्यादातर लोगों ने ये कहा, मेरे जो साथी थे उनसे मिले तब, मेरे जो साथी सीनियर पत्रकार हैं उनसे मिले तब, या मुझसे भी मिले, तुम्हारा बिल्कुल सही आकलन है। उन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, नतीजा आया वो बीजेपी के लिए भी हैरत अंगेज था। हाँ। लेकिन उस आधार पर आप मुझे ये कहिए कि ये कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था। यही वो पत्रकार है जिसे ध्यान से देख लो। अभी मैंने सुना कि पीछे मेरी जाति भी बता रहे थे। अरे भाई, जात तो मैं राजपूत हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। और मैं जाति में यकीन भी नहीं करता मैं, लेकिन मेरी जाति राजपूत है, इसमें कहाँ दो रहा है। तो जाति के आधार पर क्या तय करेंगे, राजपूत क्या है, क्या है। इस देश में जितने फैसले बैकवर्ड्स के लिए, आरक्षण के लिए जो लिए, वो सब राजपूतों ने लिए। सही बात है। तो और सबसे ज्यादा सोशलिस्ट जो हैं वो सब सवर्ण है, पुरानी सोशलिस्ट विचारधारा के हिसाब। ये एक आपकी विचारधारा, आपकी सोच समझ विकसित होती है पढ़ने से। हम लोगों ने पढ़ाई की पॉलिटिकल साइंस में, हमें सारे समाजवाद पढ़ा, साम्यवाद पढ़ा, सारे थॉट्स को पढ़े, थिंकर्स को पढ़े। तो निश्चित तौर पर अगर आप पढ़ते हैं तो कोई विचारधारा आपको आकर्षित करती है जिसमें समानता का भाव है और जिसमें तर्क अच्छा होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए रिपोर्टर अगर आप थोपते हैं चीज़ों को, मैंने क्या कहा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं चैनलों पर जो कि जाने पर लोग ये बोलते हैं कि वहाँ मेरा लेके गया, कुछ दिखाया ही नहीं, मेरा तो काट दिया। वो तो ऐसा ही चाहते हैं, वो तो ऐसा कहती है पब्लिक ना। मेरे बारे में आप बता दीजिए। मैं दावे के साथ बीजेपी की रैली में जाता हूँ, मुझे लोग वैसे ही मानते हैं। मैं कम्युनिस्टों के यहाँ जाता हूँ, सपा में जाता हूँ, कांग्रेस में जाता हूँ, आरजेडी में जाता हूँ, जेडीयू में, तो मुझे तो कहीं हुट शूट नहीं किया आज तक किसी ने। और अभी बहुत पत्रकार हैं, आपको मालूम है। लोग कहते हैं कि इकलौता ऐसा शो है जो सच मामले में इंफोटेनमेंट है। नहीं, मैं आपको एक दूसरी बात, के लिए अभी यूपी इलेक्शन में मैं पूरे टाइम था। हाँ। तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस इतना सीट पाने जा रही है और इनके पास मुद्दा क्या है। हाँ। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया, आप भी मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अखिलेश यादव की टिकटों का बंटवारा, संविधान आरक्षण की बात जो अंदर अंदर चल रही थी, जो पता चल रहा था, लेकिन वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये एक अलग मैटर है। दूसरे, ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा था, तो मेरा जो आकलन था, मैं हमेशा ये कहता था कि भाजपा को कोई बहुत ज्यादा नुकसान यूपी में नहीं होगा। जो मेरे देखे होगा तो इंटरनल फाइटिंग की वजह से, और अखिलेश यादव को फायदा होगा तो टिकटों के बंटवारे की वजह से। लेकिन मुझे लगता जमीन पे इतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, एग्जिट पोल आया, उस दिन भी मैंने बोला यही बात। मैं क्यों बोला, हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो अलग बात है। हमारी रिपोर्टिंग एक अलग चीज, हमारा आकलन एक अलग चीज है। मैंने समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, यानी बहुत बड़े बड़े नेता, मेरे फोन पे या मेरे घूमने पर सब पार्टियों के नेता मुझे फोन करते ही हैं कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। मैं जब भी किसी से पूछता तो वो कहते थे 25-26 आ जाएगी राजीव भाई। 22-25-26 उनको खुद भी उनको 5 थी तो 25-26 22-25 कहते थे। ठीक है, वो खुद बड़े से 22-25 बढ़ा के बताते, तब इतना बताते थे वो खुद 22-25-26। मेरी आदत नहीं है कॉल रिकॉर्ड ये सब करने की, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो एज ए रिपोर्टर अगर मैं 20-22 कह रहा हूँ और जो चुनाव के मैदान में उतरा वो 25-26 कह रहा है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा यार मैं ठीक ही चाहूँ। ठीक है, लोगों के बोलने से के आधार पे आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार लगा सकते हैं, कई बार नहीं लगा सकते, गलत हो जाता है कई बार। तो अब मेरे उस क्लिप को
कि ये वही पत्रकार है ना जो बीजेपी को 62 दिला रहा है। ये अच्छा, ये वही लोग ये थे जो वही पहले आपकी जातिवादी सवर्ण मानसिकता वाला पत्रकार है ना, इससे संभल के रहना। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मेरा वीडियो कभी देखना यूट्यूब पे, कभी कभी मैं यूट्यूब के कमेंट्स कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, मेरी माँ खाली रहती है तो ज़्यादा देखती है, तो वो मुझे बताती है। तो एक कमेंट रहता है, ये कांग्रेस का दल्ला है। उसके ऊपर कमेंट रहता है, इससे बच के रहना, ये निकरधारी है, छुपा संगी है। तो और अच्छा, वो मैं ये देखता हूँ कि वो नीचे जो लिख रहा है वो अपने जस्ट नीचे वाला कमेंट नहीं देखता क्या? तो आप देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको भी भेज दूंगा, जिसमें ऊपर नीचे वाले ही, एक तरफ मुझे कांग्रेस का दल्ला, दूसरे तरफ मैं इसीलिए कह रहा था, छुपा संगी बोल रहे हैं। इसीलिए तो ठीक है, कम से कम देख तो रहे, बोल तो रहे। नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने ये कहा कि आपके शो को इसलिए देखता है कि ये इंफोटेनमेंट है, न्यूज़ बोर करती है, लेकिन आपका शो इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मनोरंजन भी करता है। यही वजह है कि आपकी एक अलग पहचान बनी। मुझे एक बात बताइए, जब आप पिछले 2.5 दशक में तमाम नेताओं से मिले होंगे, कई मुख्यमंत्री मंत्रियों की तो भीड़ है आपके पास, आप उनके सामने बैठते हैं और लगता है कि गलगोदी बोलते हैं ना हमारे यहाँ, गलगोद रहा है, मतलब अपनी बात को वो कर रहा है या गलत बोल के सही साबित करने की बात कर रहा है। ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से उसको आप लेते हैं? नहीं, देखिए, नेता तो अपनी ही बात करते हैं। जब भी आप किसी नेता के पास बैठेंगे तो आपको उसकी बातों से ये लगेगा कि दुनिया में उससे ईमानदार, हाँ। जनता के प्रति उससे ज्यादा चिंतित, समझ रहे हैं कि नहीं, और समाज के प्रति उससे ज्यादा गंभीर कोई व्यक्ति नहीं है जी। उस वक्त तो आपको यही लगेगा। और आप नेता के घर बदलते जाइए, आपके समझ में आता जाएगा कि यार पिछला वाला ज्यादा ईमानदार है, पिछला वाला ज्यादा गंभीर है, पिछला वाला जनता के लिए ज्यादा परेशान हो रहा है, ये वाला उसमें पार्टी वार्टी का कोई फर्क नहीं। अंततोगत्वा पता ये चलता है कि वो सबसे ज्यादा अपने लिए परेशान है, उसको किसी की फिक्र नहीं है। ये सारे नेताओं पे लागू है भाई। देखिए, मैं ये कहता हूँ, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चरित्र हैं, अगर आप तीन तिकड़म करना नहीं जानते, अगर आप नैतिक मूल्यों और आदर्शों पे ही हैं, अगर आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। ये जरूरी तो जो है। ये सब जिसके अंदर है उसको राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, कोई है भी नहीं राजनीति में ऐसा। हाँ, ये बात भी सही है। तो वो क्योंकि उसकी डिमांड ऐसी है पॉलिटिक्स की कि उसमें आपको झूठ बोलना ही है, तीन तिकड़म करना ही है। सही बोलने वालों को कोई राजनीति कर पाएगा, बताइए आप? अच्छा, आपको राजनीति पसंद है? नहीं, राजनीति को देखना पसंद है। अच्छा, करना नहीं? नहीं। कोई पार्टी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? कोई नहीं। आपको कभी नेता अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेता अच्छे लगते हैं। जैसे अगर 2-3 नेताओं के नाम की बात करूं? नेता मुझे सबसे ज्यादा पसंद जिन लोगों से मैं मिला, लेकिन बहुत कम दिनों तक मेरी उनकी बातचीत हुई, चंद्रशेखर जी थे। खैर, वो तो सर्वस्वीकार हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद चंद्रशेखर जी हैं। अच्छा, उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बेबाक, बड़े फक्कड़। हाँ, बिल्कुल उसी तरह के थे। हाँ। और उनका अंदाज ये मुझे अच्छा लगता था, जैसे मैं पहली बार जब उनसे मिला, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि मैं आजमगढ़ से यहाँ होता, अरे तब तक आजमगढ़ तुम कितनी बार गए नहीं यार। तो जब वो फिर मैंने थोड़ा एक और परिचय दिया, तो उससे फिर उनकी हमारी बहुत निकटता हो गई। दरअसल उनकी बहन की बेटी हमारे गांव में उनकी शादी हुई है। अच्छा, जहानागंज वाले? हाँ, तो वहाँ हुई है। जब मैंने परिचय, तो फिर हम वो जब भी मिले वो भोजपुरी में बोलते थे, कहाँ जाते हो? बलिए बैठा होते हैं। तो हमको इतना अच्छा लगता था, देखो यार, इतना पद का आदमी, इतने उसका, और ऐसे एकदम सिंपल तरीके से। एक चंद्रशेखर जी। दूसरे अगर आप कहें नेताओं के बारे में, तो मैं मुलायम सिंह यादव को, उनका अंदाज भी बड़ा अलग था। ये दो नेता मुझे बहुत पसंद आए। मुलायम सिंह जी से मेरी बाराबंकी मुलाकात हुई थी, रैली से उतर रहे थे, उनका गार्ड जैसे ऐसे हाथ बढ़ाता, मुझे, ए हमारे लोग हैं ये, आओ इधर आओ। गए, पूछे कहाँ से, किस चैनल से, अच्छा आना वहाँ। मतलब गजब आदमी थे वो तो। हाँ, बहुत गजब आदमी। हम बताए कि और इंटरेस्टिंग किस्सा, हमारे साथ के ही थे, वो पढ़ाई के दौरान SDM हो गए। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम लोग साथ ही पढ़ते लिखते घूमते फिरते थे। तो वो SDM हो गए और मैं बेरोजगार हो गया। अब उनकी SDM पोस्टिंग आई थी,
शायद सहारनपुर या मेरठ में थे, हाँ, और नेताजी मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, अच्छा, और उनका प्रोग्राम मेरठ में ही लगा था शायद, और मैं गया था यहाँ से कवरेज करने, मैं मीडिया में आ गया था। तो उन दिनों 2 ही 3 चैनल थे, तो हम लोग की आदत थी नौकरी के लिए, मुलायम सिंह दिल्ली आते थे तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकलती थी धीरे धीरे। आजकल के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से ऐसे निकलते हैं जैसे मालूम हो रहा है कि कहीं वार में जा रहे हैं, इतना तेज उनका कन्वॉय चलता है, और इतना उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स इतने आक्रामक मुद्रा में रहते हैं। मुलायम सिंह आते थे, हम 2-3 पत्रकार थे, वो धीरे धीरे टारमैक से उनकी गाड़ी आती थी, आके हम लोग पास से रुक जाते हैं, फिर वो शीशा डाउन करते थे, क्या बात है, क्या मुद्दा है, तो हम लोग बोलते थे, तो बोलते थे नहीं इस पे नहीं बोलेंगे। आप लोग मान भी जाते थे? तो हम लोग कहते ठीक है, और कहते थे, तो हम लोग कहते अरे नेताजी को सवेरे से कुछ हुआ नहीं है, दिहाड़ी तो बन जाए। दिहाड़ी हो जाएगी, तो उतर जाते थे, कहते थे कुछ और पूछ लो, इसको छोड़ दो। फिर वो देर तक वहाँ बात करते थे, मतलब वो अच्छा, गजब लोग आदमी। मानते भी थे, उनकी बातों हाँ, को मानते थे। तो वहाँ एयरपोर्ट पे रुकते 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 इतना तो पहचान ही गए थे, तो वहाँ आए थे, कोई पब्लिक रैली थी या कोई फंक्शन था, क्या था। अब सीएम आता है तो हाँ। 2-3 जिलों के एसडीएम डिप्टी एसपी ड्यूटी में आ ही जाते हैं। अब वहाँ हेलीकॉप्टर के पास उनकी गाड़ी लगी, वो चढ़ने लगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो ब्लैक कैट कमांडो मुझे धकेल दिए। वो करते ही हैं ऐसा, एसपीजी वो एनएसजी वाले, उन्होंने मुझे धकेल दिया। तब तक नेताजी ने मुझे देख लिया, और हमारे उनके बीच में करीब 50 मीटर की दूरी रही होगी। जब वो उन्होंने देख लिया कि एनएसजी वाला मुझे धक्का दे रहा है, तो मैं माइक ऐसे उठा के तेज चिल्लाया, नेताजी। तो फिर वो चढ़ रहे थे हेलीकॉप्टर पे, वो उतर गए। अच्छा, और फिर मेरी तरफ देखा, फिर इशारा किया, आओ। तो सिक्योरिटी वाले को बोला, तो मैं गया उनके पास, बोले क्या बात है, हम कहा ये लो। हेलीकॉप्टर का पंखा चलना शुरू हो गया था, लेकिन उसको बंद कराया उन्होंने। मैंने उनका इंटरव्यू किया 3 मिनट का। इसके बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रख के थोड़ी देर बात किए, और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। तो जब वो चले गए, मुझे तो मालूम नहीं था कि हमारे वो बैचमेट, मतलब हमारे रूममेट जो एसडीएम हो चुके हैं, वो सिक्योरिटी में दूर कहीं खड़े हैं। अच्छा, जब वो चले गए तो उन्होंने मेरे मोबाइल पर फोन किया कि अबे गजब वीआईपी तुम हो गए साला, यहाँ हम लोग चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में 500-200 मीटर दूर खड़े हैं, और चीफ मिनिस्टर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के बात कर रहा है। तो मैंने कहा चलो साला, उधर नहीं गए, इधर आ गए। लेकिन ये मुलायम सिंह जैसे नेता थे ना, जो हर आदमी को इज्जत देते थे। आज के नेताओं में हर आदमी को अंडरमाइन करने की, आज का समाज इज्जत नहीं देता। आप सोशल मीडिया पर देखिए, कोई किसी के प्रति इज्जत की भाषा में बात करता है? कभी नहीं। केवल टांग खिंचाई, केवल बेइज्जत करना, केवल, और उसको टैग करके बेइज्जत करना। हाँ, वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं ताकि वो डाउन हो। हाँ, तो ये है। अरे आप इज्जत दीजिए दूसरों को, बड़ों को, छोटों को, आप इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। ये थोड़ी नहीं सुबह से उठ के आप खाली गाली गलौज, ये वो, उसकी निगेटिविटी, उसकी निगेटिविटी। वो माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन माहौल तो इधर बनता है। निगेटिव, मतलब मैं बात ये कह रहा हूँ, किसी वो दुनिया में नहीं है नेताजी, उनके बारे में मैं किस्सा सुनाऊँ तो पूरी दिन रात भी। नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। अच्छा, आपके ऊपर ना बड़े पार्टियों की नज़र रहती है, हर पार्टी के लोग, बड़े नेता भी आपको जानते हैं, अच्छा बोलते हैं आप, जनाधार भी है, लोग आपकी चीज़ों पे इंटरटेन भी होते हैं, टैग भी करते हैं, आप चर्चे में भी रहते हैं। हो सकता है कभी 2-4-10 साल में आपको राज्यसभा का मामला मिले, तो आप जाना चाहेंगे? यही तो मैं नहीं समझ पाता कि ये मेरा जो जर्नलिज्म है, मैं करता तो हूँ सीरियस जर्नलिज्म, हाँ, मगर मेरे 45 मिनट के प्रोग्राम में 1.5 मिनट का कोई मजाकिया इंसिडेंट या 2 मिनट का, भाई कैरेक्टर तो मिलेंगे सोसाइटी में, हर आदमी तो सीरियस मिलेगा नहीं। हाँ। मैं तो लोगों के विचार जानने के लिए, इश्यूज जानने के लिए, ग्राउंड की रियलिटी जानने के लिए मैं ज़मीनी पत्रकारिता करता हूँ। मगर होता क्या है, अब एक बार अखिलेश यादव कोलकाता के एक होटल में मिल गए, और जया बच्चन जी आ रही थी, वो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट था, मैं खड़ा था लिफ्ट के पास, मैंने नमस्ते किया, हाल पे जब मैं गया था इंटरव्यू के चक्कर में, तो उन्होंने जया जी की तरफ इशारा करके देखा कि आप जानती हैं राजीव को? तो नहीं जानती होंगी, उनका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं। बोले अरे इसके क्लिप्स ऐसे ऐसे वायरल होते, मैं आपको दिखाऊंगा हंसते हंसते। मैंने सोचो यार, ये हंसते हंसते इसको कहाँ से तुमको ऐसे लोग मिल जाते हैं यार। मैंने कहा बताओ यार, ये जो मेरे इस तरह के हंसी मजाक वाले जो वीडियोस हैं जो वायरल होते हैं, अच्छा वायरल छोटे
क्लिप्स हो जाती हैं 1-1.5 मिनट की, कोई मज़ेदार मिली डाल दिया, उसको लोग हंस रहे हैं कर रहे हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि ये मेरी पहचान ही नहीं, वीडियो जो वायरल क्लिप्स हैं हंसी मजाक वाली, इसी से ज़्यादा हो रही, इश्यूज पे ज़्यादा कम हो रही। नहीं, मजेदार बात क्या है ना कि पत्रकारों का जनाधार नहीं होता, आपका जनाधार है। आप किसी चीज अरे यार तुम नेता की तरह जनाधार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखिए, देखो इसको आपको आप मैं बता दूं, मैं हमेशा से ये मानता था और मानता हूँ, और आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों के लिए जो मुझसे कम उम्र के हैं, जो आपकी न्यूज़ रिपोर्ट हो, जैसे मेरा माहौल क्या है प्रोग्राम है, मैं इसमें कोशिश 3 कंपोनेंट जरूर होने चाहिए। एक तो इन्फॉर्मेशन, मैं जहाँ गया हूँ वहाँ के बारे में, या इलेक्शन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन नई आज की, ऐसा नहीं कि वो उसके बारे में आप पहले से जानते हो जी, इन्फॉर्मेशन देना इसमें मस्ट है। और दूसरा एंटरटेनमेंट, जी। वो इन्फॉर्मेशन या वो प्रोग्राम इतना उबाऊ ना हो जाए कि आदमी सोने लग जाए। तीसरा, उसमें थोड़ा एजुकेशन भी होनी चाहिए, कुछ प्रेरणा भी होनी चाहिए, कोई संदेश भी होना चाहिए, लोगों को कुछ ग्रहण भी करना चाहिए। जैसे अभी पीछे दिनों मैंने कोई एक कार्यक्रम किया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे किसी ने कहा कि आपके कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को देखने के बाद मैंने ये तय किया है कि अब मैं भी ये करूँगा। तो मैंने कहा चलो, अगर नहीं नहीं, बहुत से नए लड़के जो आए ना, उनके लिए रिपोर्टिंग करना बहुत आसान हो अब कल ही मैं गया जिनके यहाँ से मैं सामान वगैरह लेता हूँ, कल शाम रात को गया तो 2 भाई हैं यहाँ नोएडा में, तो उनकी दुकान में घुसते बोला, सर आपने तो कल परसों बहुत बढ़िया, मेरी माँ बहुत खुश हो गई। और ये तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले सर आपका शो देख रहे थे, आपने माँ भीमेश्वरी देवी का दर्शन करा दिया। वो तो हम 6 महीने में जाते हैं सर, और हम उनको बहुत मानते हैं, और हमने साक्षात दर्शन करा दिया एकदम इतना नज़दीक से। मैं उसमें अंदर घुस गया मंदिर के, और पुजारी के साथ मैंने इंटरव्यू किया। तो अब क्या है कि राजनीति का माँ भीमेश्वरी देवी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि मैं बेरी में गया था, और बेरी में हरियाणा के कोई भी जाने जाएगा तो माँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर, मतलब लाख लोग से ज़्यादा वहाँ नवरात्रों में उमड़ते हैं। अच्छा, तो वो प्रसिद्ध है वो जगह उन्हीं के लिए। तो मैंने कहा अगर बेरी आया हूँ तो चलो, राजनीति की बात अलग है, 3 मिनट माता जी को भी दिखा देता हूँ जिनके यहाँ लाखों लोग आते हैं। अगर इनके दर्शनार्थी या इनको जानने वाले लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक तो दर्शन, और जो नहीं देखेंगे उनको भी जानकारी एक मिल जाएगी, भाई भीमेश्वरी देवी का मंदिर वो भी अद्भुत मंदिर है जी। माता जी 6 घंटा एक जगह रहती हैं और 18 घंटा एक जगह रहती हैं। अच्छा, हाँ, वो उठा के ले जाई जाती हैं, फिर उठा के दूसरी जगह ले जाए। तो ये भी नई चीज़ मुझे पता चली, बहुत लोग जो देखे उनको नई चीज़ पता चली। इसी के लिए आपके शो को पसंद किया जाता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं इसको समेटूंगा क्योंकि आपको निकलना है। 3-4 सवाल हैं ऐसे कि अब जो लोगों के थोड़े से, मतलब जो नई पीढ़ी है उनसे जुड़े हुए भी हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि आप कहीं रिपोर्टिंग करने गए, कोई बुजुर्ग महिला आपको गले से लगा ली, किसी ने पकड़ लिया, कोई कहता है मेरे घर चलिए, मैं आपके यहाँ। मुझे 1-2 ऐसा कोई किस्सा सुनाइए। अभी हाल फिलहाल की बात है, 6 महीना पहले की बात है कि एक महिला आती है, बुजुर्ग महिला, और आपको जिद करती है, आप उनके घर भी जाते हैं। वो पटना में? हाँ नहीं, वो तो उनका बेटा आया था, वो तो वीडियो है। हाँ, मैं वहाँ पे खड़ा था और हमारे कैमरामैन उमेश हैं। अब वो एक आदमी साइकिल से एकदम पसीने से तरबतर, मैं खड़ा था लालू यादव के घर में, वो बगल में आके खड़ा हो गया और बोला सर 4-5 घंटे से साइकिल चला रहे हैं, आपको खोज रहे थे। तो मैं नहीं समझ पाया, मैंने फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि सर मैं 5 घंटे से आपको पटना में खोज रहा हूँ। मैं नीतीश जी के घर गया, लालू जी के घर गया, फिर मैं आरजेडी दफ्तर गया, फिर मैं विकास भवन गया, बताया आसपास। तो मैंने कहा क्यों? तो बोला सर मेरी माँ 88 साल की, वो रोज़ आपको देखती हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, जब से जान गई आप पटना आए हैं तब से वो आपसे मिलना चाहती हैं सर, उनकी जीवन की एक इच्छा है। तो मैं तुरंत उनके साथ उनके घर चला गया, और जब मैं घर गया तो वो पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़े रही। और उनके पति जो है चीफ मिनिस्टर आवास में ही रहते थे, माली अच्छा। वाली थे, तो उनको राजनीति का सब ज्ञान वान भी है। तो ऐसा है, एक बार मैं धर्मशाला में गया, मैं अपना प्रोग्राम शुरू ही कर रहा था, एक महिला बगल में खड़ी थी, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा उन्होंने शॉल मेरे ऊपर पहना दिया, धर्मशाला में। बताइए कहाँ? पूरब में उधर पटना, कहाँ इधर धर्मशाला? हिमाचल। वो शॉल तो उन्होंने, वो बैंक की मैनेजर थी, और जब मैं गाड़ी से उतरा उन्होंने मुझे अपने बैंक से देख लिया, तो वो घर तुरंत वहाँ गई, उन्होंने शॉल खरीदी। ओके, मतलब बगल ही में बैंक और कपड़े की दुकान थी, तो शायद तुरंत से उन्होंने कहा एक शॉल दो। वो शॉल लेके आई, उन्होंने मुझे शो में ही उड़ा दिया। वो ये आपकी सबसे बड़ी दौलत तो होगी ना? बोले कि हम आपको रोज देखते हैं, और ये करके। अभी मैं गया था
हरियाणा में तो मैं सड़क के किनारे रुका कुछ लाइव वाइव करने के लिए। वो पेट्रोल पंप का मालिक आ गया कि मेरी दादी जी हैं सर, वो आपको रोज़ देखती हैं, आप मेरे घर चलिए। फिर मैं गया, वो भी 88-90 साल की थी। बताइए। मुझे ये अच्छा लगता है, 85 साल 88 साल 90 साल। दिल्ली पुलिस के एक जॉइंट कमिश्नर हैं, हाँ। वो हमारी तरफ के पूर्वांचल के। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि लग रहा है कि कुछ कुछ हो गया, किसी ने शिकायत कर दिया। प्रोग्राम में आज था क्या गड़बड़। तो 11 बजे का टाइम था। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी माँ घर गई हैं और मैंने उनको अभी फ़ोन किया हाल चाल के लिए। तो उन्होंने कहा क्या हाल चाल बताएं, वो 4-5 दिन से राजीव रंजन का प्रोग्राम ही नहीं आ रहा है। 6 बजे शाम को आता है, खोले नहीं आया, देखो आज भी नहीं आ रहा है 11 बजे। तो तुम तो इतने बड़े, पता करो सब ठीक तो है। पता करो तो क्या उसको तबीयत का क्या हो गया, लड़का आ नहीं रहा। तो इस तरह का बहुत किस्से हैं, एक दो नहीं, और ये रोज के किस्से हैं, किसी एक दिन के नहीं है, रोज के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पत्रकारिता कितनी बदल गई जब आप आए थे और आज? बदल सिर्फ इतनी सी गई और ये बड़ा बदलाव हुआ है। हम लोग जब आए थे तो हमारे बॉसेस कहते थे कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाओ या बीजेपी का कोई फंक्शन है चले जाओ। बीजेपी किसी एक मुद्दे पर, तब विपक्ष में थी, बीजेपी किसी एक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और मुद्दा अगर वो जेन्युइन लगता था तो उसके बाद हम लोग बॉस को, जो कोऑर्डिनेटर होता था, इतना लाइव की सुविधा तो थी नहीं, आजकल तो सब लाइव है, तो वो रिकॉर्डेड में हो गया, तो हम लोग इमीडिएट इन्फॉर्म करते थे कि इस इशू पे फला आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात बोली सरकार के खिलाफ। तो तुरंत उस मैसेज को कांग्रेस बीट कवर करने वाले आदमी या सरकार या मिनिस्ट्री की अगर कोई खास खबर है तो उस रिपोर्टर को वो न्यूज़ कोऑर्डिनेटर बताता था कि बीजेपी ने इसके खिलाफ ये आरोप लगाए। तो खोज करके कांग्रेस या उस मंत्रालय या सरकार के प्रवक्ता का हम वर्जन लेते थे, तब जाके स्टोरी जाती थी। दोनों पक्ष आया तब, अगर नहीं मिला तो स्टोरी होल्ड, यानी उस दिन वो स्टोरी नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे जब दूसरा वर्जन मिलता था तो स्टोरी जाती थी। आज क्या है, एक मुद्दा किसी ने उठाया, सरकार ने या विपक्ष ने, दूसरा पक्ष का अब वो टीवी स्टूडियो की डिबेट में पता चलेगा 7 बजे, और तब तक एंकर खुद ही एक कोई लाइन ले चुका होगा। बिल्कुल सही बात है। फर्क ये बहुत बड़ा पड़ा है कि आप जो है, हमारा काम पक्ष और विपक्ष दिखाना है जी, हमारा काम पक्ष बनना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पत्रकार और पक्षकार में यही फर्क है। आजकल लोग पक्षकार हो गए हैं, पत्रकार कम रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग नहीं हुए, लेकिन जनता के देखने का नजरिया ये हो चुका है कि ये पक्षकार है, ये पत्रकार है। मैं इस पे बताऊंगा एक चीज अभी दर्शकों को इसके बाद आपके बारे में। और देखिए उससे हुआ क्या भारत के जर्नलिज्म में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मतलब टीवी चैनल और अखबार है जी, वो इस तरह का जो रिपोर्टिंग जब आने लगी तो उसके विरोध में जी, या उसका काउंटर जो है वो सोशल मीडिया खड़ा हो गया। हाँ, अब देखो मजेदार बात क्या है, इधर भी एक तरफा, सोशल मीडिया में भी बटे हुए हैं। आपको मालूम है चेहरा देख करके कि इसके पॉडकास्ट में क्या होगा, हाँ, इसके यूट्यूब में क्या होगा, हाँ, ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म पे क्या होगा। अच्छा, उसके दर्शक भी बटे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि ये फैक्चुअल क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहे हैं यही सच बोल रहा है, यही सच है, यही और यही आदमी सच बोल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ भी बटे हुए हैं। और इसी तरह से अब क्रेडिबिलिटी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की है वो कम हुई, तभी तो सोशल मीडिया की इतनी बढ़ गई जी, बिल्कुल सही अब देखिए यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी कल से लाई, 8 लाख रुपए महीने तक वो देंगे यूट्यूब, हाँ, हर महीने। और ऐसा नहीं वो पहली सरकार है, योगी सरकार के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। मान सरकार ने भी अभी 8 महीने पहले, साल भर पहले यही सेम। अब कोई सुनेगा तो कहेगा कि आप योगी जी को डाउन करने के लिए मान की बात कर रहे हैं। कहे उसको मालूम नहीं है ना जी, जो योगी सरकार पे वीडियो बना रहा है जी, उसके फैसले पर, क्या उसने भगवंत मान के भी फैसले पर वीडियो बनाया? बात तो सही है। और अगर हम योगी सरकार के फैसले की आज बात कर रहे हैं तो देश के दूसरे राज्यों ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए पॉलिसी बनाई है, उससे और योगी सरकार में क्या फर्क है?
ये भी हमें बताना चाहिए। बिल्कुल। हमको सिर्फ ये बता देना, अरे देखो सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी ले आ दी है। अभी हर सरकार में ऐसा नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन मनमोहन सरकार भी लाई थी मीडिया को रेगुलेट करने का मामला, उसका विरोध हुआ, फिर ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बना, तो उसमें ये हुआ कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, आपको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। हर सरकार में ये सब चीज आती रहती है, लेकिन नजरिया आदमी को, अच्छा अगर आपको किसी चीज में गड़बड़ लगता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन जनता को जानकारी भी तो पूरी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरह से एक व्यक्ति को उठाने के लिए, एक पक्ष को उठाने के लिए ऐसा करते हैं कि बाकी चीजें छिप जाती हैं। बिल्कुल। जबकि इससे पहले दूसरे कई राज्य हैं जो बहुत पहले ला दिए थे, 3 साल 4 साल पहले भी लाए हैं अलग अलग राज्य। हाँ, अलग अलग राज्य लाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। आज तो ये क्यों दे रहे हैं पैसा सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स को कि 1 मिलियन तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे तो 8 लाख देंगे, 5 लाख होंगे तो 5 लाख देंगे, 1 लाख से 5 लाख होंगे तो 3 लाख देंगे। क्यों पैसा दे रही हैं सरकारें? इसलिए दे रही हैं कि वो क्रेडिबिलिटी जो नेशनल मीडिया की होनी चाहिए थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो क्रेडिबिलिटी जनता की निगाहों में कम हो गई। तो अब इनकी बातें जनता सुन रही है, तो इन्हीं को पैसा दे के बुलवाओ। अच्छा, उसकी वजह भी है ना, यहाँ दो तरफा संवाद हो रहा है और यहाँ जनता तय कर लेती है आपके व्यूज को ना। यहाँ आदमी ये जानता है कि अगर हम इस पे जाएंगे तो जनता हमको स्वीकार नहीं करेगी, तो वो बदलती। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर भी है, पारदर्शी है। अच्छा, एक बात बताएं, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है और बड़े कोर्स करके लोग मास कॉम का आते हैं, पैसा 3-3, 5-5 लाख दे करके, उसके बाद जॉब है नहीं, एंकर रिपोर्टर आप देख रहे हैं, उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले लिया है। तो उन नए लोगों को क्या कहेंगे? वो जरूर जानना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता में आए कि ना आए, और अगर आए तो किस तरीके से आए। अब ये तो यार यही बात है कि देश में इस समय 20,000 से ज़्यादा लोग क्रिकेट के नंबर 1 के खिलाड़ी हैं और भारत की टीम अगर बननी चाहे तो जैसी एक भारत की टीम है वैसे ही 11, 12, 15 टीम अभी बन सकती है। ऐसे खिलाड़ी इंडिया में है क्रिकेटर। तो नया आदमी क्रिकेट खेले कि घर बैठ जाए? देखो, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे आएगा। और ये मीडिया तो इतना व्यापक बढ़ते जा रहा है कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कोई कोर्स नहीं किए हैं और कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नौकरी नहीं किए हैं और सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब, अपनी वेबसाइट से बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको जान रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं जिनको हम आप नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है। जहाँ तक कोर्स करने की बात है, ये देखिए, एक आपाधापी कोर्स करने को हुई है। मैं ये कहते वक्त बहुत भारी मन से कह रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट मीडिया संस्थान है, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए जो उनके यहाँ होती है। देखिए, आप ये थोड़ा सा तकनीकी फील्ड तो है ही, इसमें आपको ऑडियो, विजुअल और ये सब थोड़ा ज्ञान आप कोर्स करते हैं तो मिल ही जाता है सामान्य आदमी से ज़्यादा। नहीं तो आप हर नई चीज़ पूछते हैं, लाइट सेट करना, ऑडियो सेट करना, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब तो आपको। लेकिन प्राइवेट जो मीडिया संस्थान है, इसमें जो बच्चे एडमिशन लेने आते हैं वो अपने माँ बाप को टोटल बेवकूफ़ बनाते हैं। मीडिया संस्थान नहीं, ये बच्चे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो ये बात आसानी से कहते हैं यहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता। आप IIM में भी जाएंगे ना, अहमदाबाद, आप IIT दिल्ली में भी जाएंगे, आप JNU में भी जाएंगे, आप किसी भी बड़े संस्थान में जाएंगे, वहाँ के बच्चों से पूछेंगे टीचर पढ़ाते हैं सर, यहाँ उतना सीरियस, यहाँ नेतागिरी में सब लगे हुए हैं कि यहाँ यही सब नहीं। तो हम लोग भी जहाँ पढ़े हैं यही कहते थे। ये एक लेकिन सवाल है कि आप पढ़ने के प्रति कितना गंभीर। मैं देखता हूँ बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद ही उनमें एक सेलिब्रिटी स्टेटस आ जाता है, जैसे वो मीडिया में, और वो एक अलग तरह के माहौल में रहने लगते हैं, बिना मतलब की पार्टियां करना, शो ऑफ करना। मतलब मैं क्या बोलूं, उनको तो ये लगता है ये इसी का पार्ट है, अगर ये नहीं शामिल होंगे तो मीडिया में। और वो उनको अपना घर बैठे माँ बाप पैसा भेज दे रहे हैं, वो बड़े शहरों के आनंद ले रहे हैं, रोज पार्टियां कर रहे हैं, मॉल्स में आप जाइए सब यही घूम रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं, हम लोग दोनों स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो हम लोग को लगता है कि यार आप आए हो कहीं एडमिशन लियो, इतना पैसा दियो, तो जो भी वहाँ आपको ज्ञान मिल सकता है सिंसियरली उसको करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लड़के सीरियस हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज़्यादातर उसमें बच्चे ही सीरियस नहीं हैं। हाँ, वरना जो सीरियस है वो तो बिना कोर्स किए भी आप बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो
कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो करना चाहते अरे भाई आप ही हमसे इतने छोटे हैं। हैं भैया। उसी संस्थान में काम किए, इतने साल बाद आप अपना काम करके इतने लोगों को आप नौकरी दिए हुए हैं। अगर आप पत्रकार रहे होते तो क्या होते, एक बीट कवर कर रहे होते या एक सैलरी पर कहीं रहते, रोज बॉस का टेंशन आने जाने। आज आप खुद बॉस हैं, इतने लोगों को नौकरी दी है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो मैं आप चूँकि सर्वेश के बारे में मैं बता देता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह, मुझसे 15 साल छोटे हैं। और दूसरा, इन्होंने अपना मीडिया संस्था समूह एक बनाया है, बहुत तरह के काम करते हैं, 12, 15, 18 लोगों को नौकरी दिए हुए हैं, 2, 2, 3 जगह कार्यालय हैं इनके। तो इस तरह से आदमी बहुत अच्छा है, इनकी पत्नी भी बहुत अच्छा काम इनके साथ मिलके करती है। तो इस तरह से बहुत लोग, आपके जैसे बहुत लोग आपसे भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे तो जो करने वाला है वो कर रहा है, और आपसे बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार जो आपके समय में थे आज सड़क पर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हैं। वही बात है कि हम बेसिकली जो कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और दूसरे के फायदे के लिए कितना है, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बातचीत करते हुए, लेकिन आपको निकलना है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। वो इसलिए कि पत्रकार बहुत से लोग हुए, या जो लोग ये जानते हैं कि राजीव जी या राजीव रंजन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब राजीव भैया ही कहूँगा क्योंकि यही बोलता हूँ मैं। और क्यों कहूँगा और क्यों शो में लेके आया हूँ उसकी वजह भी अभी बताऊँगा मैं क्लोजिंग में। तो मैं आपको बता दूँ कि आप तो ख़ानदानी रईस हैं, जिस शहर में रहते हैं, आज से नहीं बल्कि 2-3 पुरानी जो पीढ़ियाँ रही हैं, बाप दादा के ज़माने से बहुत बड़ा घर रहा है। तो ये कभी पैसे के लिए तो पत्रकारिता में नहीं आए, एक पैशन था, यूपीएससी जाना था, यूपीएससी नहीं तो फिर पत्रकारिता हो सकती है। और जब पत्रकारिता किया तो उन्होंने इस तरह का माइलस्टोन बनाया कि अब पीछे से उसको फॉलो करने वाले लोग आ रहे हैं, मूवी बनाने की बात करते हैं, किरदार निभाने की बात करते हैं, और तमाम लोग ये कहते हैं कि अगर पत्रकारिता हो तो कुछ ऐसी हो। ये शो जो आज मैंने किया, आज से लगभग 4-5 सालों पहले मैं लिखना चाहता था कुछ, राजीव भैया पे लिखना चाहता था। इसलिए लिखना चाहता था कि मुझे याद है कि आज से 1.5 दशक पहले वो जगह थी, आपको याद होगा भैया, विजय चौक, वो हम लोग का एक तरीके से हाँ अड्डा है, खलियरों का अड्डा, खलियरों का अड्डा है वो जगह थी। और मैं आपको बताऊं कि पहले दिन रिपोर्टिंग में निकला था, और एक मज़ेदार बात, जी न्यूज़ में हम दोनों थे उस समय, जितने भी कैमरामैन और ड्राइवर हुआ करते थे वो आपके साथ जाने के लिए मार करते थे। मैं रोज़ गाड़ी से जाता था, और मुझे मतलब वो पहला दिन था मेरा, चर्चा होती थी जब हम जाते थे अपना कैमरा लेने के लिए, यूनिट लेने के लिए, तो वहाँ होता था कि नहीं मुझे तो राजीव जी के साथ जाना है, राजीव रंजन के साथ जाना है, मुझे मेरा आउटडोर ट्रिप लगा दो, उन्हीं के साथ लगा दो। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। मुझसे कैमरामैन कहते थे तुम्हारे शहर के हैं, तुम मिलो उनसे, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। विजय चौक आया, और उस समय एक चीज़ थी कि कॉन्टैक्ट बनाओगे तो खबरें मिलेंगी, पत्रकारों के बीच में रहो तो खबरें मिलेंगी। मैं आया, बहुत डर रहा था कि कैसे, क्योंकि असाइनमेंट का बंदा था, असाइनमेंट पर रहता था, खबरें बुलाता था, लेकिन रिपोर्टिंग का अनुभव नहीं था। और मेरे बॉस हुआ करते थे श्री वसंत मिश्र जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं जाऊं। और जब मैं गया तो मेरे कैमरामैन ड्राइवर ने कहा कि आप उनसे मिलो। और जब मैं मिलने के लिए आपके गया वहाँ पे, तो आप 8-10 लोगों के बीच में खड़े थे, पर्सनालिटी ज़बरदस्त बुलंद आपकी, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि पता नहीं ये मुझे को कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके हाव भाव अंदाज को देख के कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि यार बड़ा गुस्सैल आदमी है ये तो। मैं बोला अपने कैमरामैन से, यार कैसे जाऊँ? बोले अरे जाओ तो सही। मैं आपके पास आया, आपने एक लाइन कही थी जिसने मुझे 360 डिग्री घुमा दिया। मैं गया, भैया प्रणाम, हाँ बताओ। मैंने कहा भैया सर्वेश मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, मैं जी में हूँ। हाँ, उसमें जी यूपी हुआ करता था, तो उसमें हूँ। अच्छा बताओ। तो मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे सपोर्ट चाहिए ये वो, और आप मुझसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा आजमगढ़ का। तो आपने कहा अरे जब आजमगढ़ का हुआ तो नाम है काफ़ी है, कौनो दिक्कत हुई बताइए। उसके बाद जो आपका सानिध्य मुझे मिला, जो आशीर्वाद आपका मिला, वो मिलिए मतलब बहुत अद्भुत रहा पत्रकारिता के फील्ड में। मैं आपसे जब मिलता रहा, मोटिवेट होता रहा। जब मैं किसी से कहता था कि राजीव भैया मेरे बड़े भाई हैं, तो मतलब वो जो एक वो था ना मेरा मनोबल, वो बड़ा लाजवाब था। तो ये शो मैं पिछले 5 साल से करना चाहता था। भैया की कुछ व्यस्तता ऐसी और लगातार अलग अलग जगहों पे थे, और ये कहिए कि तुकताल नहीं बैठता था। और आज जब मैं आया हूँ तो लास्ट में मैं इमोशनल सिर्फ इसलिए हुआ कि जब आप अपने ज़िंदगी के शुरुआती पड़ाव में होते हो ना, और जब उस समय आप किसी बड़े शख्सियत से मिलते हो जो वाकई बड़ा होता है, तो वो अपने बड़ेपन में होता है और आपको शायद उस तरह से स्वीकार नहीं करता। लेकिन आप कुछ नहीं हो, किसी ने उस समय आपके सर पे हाथ रखा है, तो आप ज़िंदगी भर उसको कभी भूल नहीं पाते। यही वजह थी, और ये शो आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मैं कहूँगा एक मेरे लिए उपलब्धि है।
तो मिलते हैं अलग शो में अलग शख्सियत के साथ और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी किन किन तरीक़ों से गुजरती है और आप उसको अगर सही तरीके से लेते हैं तो वो आपको कहाँ ले जा कर के पहुँचाती है।